So let's start the next chapter, chapter number 12, atom. And here we are going to start from first topic, Thomson's model of an atom. Thomson, J.J. Thomson, ठीक है? किस चीज की डिस्कवरी करी थी J.J. थॉमसन ने? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? So in 1988, oh sorry, 1898, J.J. थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया एटम का कि भाई एटम कैसे दिखता होगा, उसका उसने एक प्रपोज किया मॉडल 1898 के अंदर, ठीक है? उसने क्या बोला कि जो एटम है वो कुछ स्फेरिकल पोर्शन है, एक स्फेयर, एक ऐसा स्फेयर है जिसके अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज सब जगह पे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल्ड हैं, मानो वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, तो पूरा एक तरह से जैसे वाटरमेलन रेड कलर का होता है और उसमें ब्लैक कलर के उसके सीड्स होते हैं, ठीक वैसे ही उसने बोला कि कंटिन्यूएशन में हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इन बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज हैं इसके अंदर जैसे वाटरमेलन में हो सीड या पुडिंग में हो प्लम पुडिंग मॉडल, इसी वजह से इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये मिनिमम रिपल्शन पर रहें, ठीक है, अपने मिनिमम रिपल्शन पर रहें, एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन पे रहने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये इस मॉडल के अंदर अरेंज्ड होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? तो दैट वाज द प्रपोज्ड बाय दिस कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो ये जो डॉट बना रखे हैं ये हैं आपके क्या, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो है ही क्या आपका प्रोटॉन्स, मतलब है, ठीक है? तो अब इसके बेस पर, तो इसके देने से हुआ क्या, इसके देने से हुआ कि इसने कुछ फेनोमेनन को इसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शंस को उस एक्सप्लेन कर दिया कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होती है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, इस तरह की कुछ चीजों को उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? तो और उसने ये बोला कि ये इस तरह से जो अरेंज है मिनिमम रिपल्शन पर रह रहे हैं, साथ ही साथ कि अगर आप इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दो, थोड़ा सा चेंज करा दो, मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेकर के आ जाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास में लेके आ जाऊं, तो ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो अब यहां पर रिपल्शन लगा, इसके कारण ये इधर दूर हुआ, ये दूर हुआ, और इस पे भी रिपल्शन लगा, ये फिर से इधर आया, उतने में इस रिपल्शन के कारण ये कहीं इधर चला गया, फिर ये इधर आ गया, तो हर एक दूसरे को पूरे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये वाइब्रेट करने लगेगा। पूरा सिस्टम का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एक जैसे ही आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, सभी इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने से होगा क्या कि ये कुछ रेडिएशंस एमिट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे, ऐसा कुछ बोला गया किसके थ्रू, J.J. थॉमसन के थ्रू। लेकिन साहब ये फेल हो गया कि ये लगभग 10-12 साल चला, यानी कि 1912 या 11 तक ये मॉडल रहा, उसके बाद जाकर के ये फेल हो गया। उस फेलियर के जो बेसिक मेन रीजन जो रहे, 2 रीजन रहे, वो रहे कि जितनी भी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, वो कैसे आती है उनको नहीं समझा पाया कि ये जो एमिशन वगैरह हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, उसके थ्रू जो हम देखते हैं बहुत सारी, उनको ये नहीं समझा पाया कि क्यों ये स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई,
और दूसरा ये उसके जस्ट बाद जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, तो रदरफोर्ड के अंदर जो लार्ज अल्फा स्कैटर्ड एंगल्स थे, है ना, लार्ज एंगल्स ऑफ अल्फा स्कैटर्ड पार्टिकल, इनको भी ये समझा नहीं पाया, तो ये वहां जाकर के फेल हो गया। सो बेसिकली, लेकिन फिर भी 10-12 साल तक रहा। 10-12 साल के अंदर बहुत सी चीजें समझ में आई कि हाँ भाई नेगेटिव चार्ज कुछ होता है, पॉजिटिव चार्ज कुछ होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं, इनके बेस पर केमिकल रिएक्शंस को कैसे प्रोसीड किया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह कैसे हो सकती हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यूज होता है, ये सारी कुछ चीजें ये थोड़ी बहुत काफी हद तक इसने समझाई, लेकिन ये इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते ये जो प्रपोज मॉडल था, क्योंकि ये देखा तो था नहीं कि कैसा होता है, बस यही चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन या जो भी इसकी हाइपोथेसिस थी कि हाँ ऐसा होता होगा, उसके बेस पर उसने ये सारे ऑब्जर्वेशन दिए थे। हो गया साहब ये फेल। अब इसके आगे की कहानी, है साहब किसकी, ये 1911 में फेल हो गया, 1911 के अंदर या 1912 में जाकर के फेल हो गया। इसके बाद आता है आपका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड भी काफी अच्छा साइंटिस्ट था, है ना, तो वो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करता ही रहता था। तो उसने अपने चेले चपाटियों को बोला कि यार तुम क्या बैठे रहते हो, सालों कुछ कर लो, क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर लो। कौन सा एक्सपेरिमेंट करें? कि एक काम करो, कोई फॉइल वॉइल लाओ और उस पे अल्फा पार्टिकल्स की शावर वगैरह करो, देखो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और उनको मुझे बताओ। ठीक है, पीएचडी कर रहे थे बेचारे बंदे इसके अंडर में, रदरफोर्ड के अंडर में, तो उसके एसोसिएट थे। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जो किया कहलाता, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको किस नाम से जाना जाता है एक्सपेरिमेंट को? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और बेसिकली ये जिसने किया वो थे कौन? गीगर एंड मार्सडेन। ये दो इसके एसोसिएट थे, एच गीगर एंड ई मार्सडेन। इन्होंने, ये इसके एसोसिएट थे किसके? रदरफोर्ड के। उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब परफॉर्म कैसे किया साहब? तो उन्होंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया, इवैक्यूएटेड चैम्बर यानी कि जिसमें कोई एयर वगैरह नहीं है। उसके अंदर इन्होंने फिट किया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक बिस्मथ मान लो आप, है ना, और उसको बंद कर दिया एक थिक लेड वॉल वाले चैम्बर के अंदर। तो ये जो मैंने ये बनाया है बॉक्स टाइप का, दिस इज द लेड वॉल चैम्बर, लेड चैम्बर। इसलिए क्योंकि इसके ऊपर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का फर्क नहीं पड़ता। बिस्मथ इज दैट सोर्स विच रेडियो एक्टिवली डिसइंटीग्रेट। अपने आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कई ज्यादा हो जाते हैं तो वो अपने आप टूटते रहते हैं। इस तरह की फेनोमेनन को, इस तरह की घटना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। वो आगे भी देखेंगे। तो बिस्मथ वॉज वन ऑफ देम। इसका एटॉमिक नंबर 83 और अराउंड जो मास नंबर होता है 270 या 217 ऐसे कुछ इसका मास होता है सब, है ना। तो अब अगर आप इसको चेक करना चाहो, मान लीजिए 217 है, तो अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसका एटॉमिक नंबर है उतने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए न्यूट्रल स्टेट के अंदर। और अगर मास नंबर देखें तो मास नंबर है इसका 8217, जो किनसे मिलकर के बना होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं? 83। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 217 83 कितना आ गया? 3134। आप देखिए कि
83 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है इससे। तो ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो खैर ये चीज एक नॉर्मल चीज थी, उससे इस एक्सपेरिमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि ये जो सोर्स है वो डिसइंटीग्रेट होकर के लेड अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, एमिट करता है ना। 3 तरह के बेसिकली पार्टिकल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये बिस्मथ ले लिया, डिसइंटीग्रेशन चारों तरफ हो रहा है रैंडमली, लेकिन जगह सिर्फ एक ही रखी है, ये एक नैरो स्लिट यहाँ पे रख रखी है और बीच में रख दिया एक कॉलीमेटर। ठीक है, तो कॉलीमेटर का काम क्या है, इसको एक पाथ प्रोवाइड करवा देना और इसकी स्पीड को बनाए रखना। तो एक बीच में इसी के सामने एक स्लिट प्रोड्यूस कर दिया ताकि जो भी अल्फा पार्टिकल निकले वो एक नैरो बीम की टर्म्स में निकल सके, ये अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से। तो पहले देख लें कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल्स आर व्हाट, हीलियम आयन, जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए। न्यूट्रल स्टेट के अंदर हीलियम कैसे लिखा जाता है, ट्वाइस He4। तो यहाँ पर Z कितना है, 2। तो न्यूट्रल स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अगर देखो तो A इज इक्वल्स टू N+P, 2 प्रोटॉन तो 2 न्यूट्रॉन्स है। इसमें से अगर जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इस पर चार्ज कितना बचेगा, He+2। तो इस He+2 आयन को ही क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सो और दूसरा बाद में जब न्यूक्लियस वगैरह रदरफोर्ड बोल देगा तब इसी को क्या भी बोल देंगे, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक कॉलीमेटर लगा दिया जिससे एक नैरो बीम यहां पर आ सके, और यहां पर रख दी साहब एक फॉइल, थिन फॉइल। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, बहुत थिन। कितनी थिन, अंदाजा लगाइए कि अराउंड 0.2 माइक्रोमीटर की। 1 माइक्रोमीटर बोले तो 10⁻⁻6 मीटर। 0.2 का मतलब 1 2 3 4 5 6 2 मीटर, इतनी थिकनेस की। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी थिन होगी। सो ऐसी रखी, इसके अंदर प्लेस कर दी, और उसके बाद यहां पर जो अल्फा पार्टिकल इससे पास हो रहे थे, अब वो पास क्या हो रहे थे, कभी इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा है, कोई रैंडम डायरेक्शन, मतलब रैंडम डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे। तो इनमें से किसी एक को दिखाते हैं, इधर नहीं जा रहा है, यहां पर ये मान लीजिए फॉइल, केवल दिखाने के लिए ऐसे थिक बना दी मैंने। ये मान लीजिए किसी रैंडम एंगल पर जा रहा है, इस पाथ से किसी एंगल थीटा पर। तो यहां पर ये जो इवैक्यूएटेड चैम्बर था, इसके चारों तरफ उन्होंने लगा दी एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। है ना, दिस इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों चूज की गई कि जब इस स्क्रीन पर कोई अल्फा पार्टिकल हिट होता था तो वो एक फ्लैश देता था, जैसे चिंगारी निकलती है ना वेल्डिंग पर या किसी भी जगह पे, जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज पार्टिकल आपस में टकराता है या कहीं पे गिरता है, तो वो जो फ्लैश निकलती है, जो चमक निकलती है, वो जिंक सल्फाइड पर अच्छे खासे से देखी जा सकती थी, बहुत कम टाइमिंग के लिए। लेकिन उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता था। तो मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप रख दी हमने यहाँ पर, ये जिंक सल्फाइड के यहाँ पर, जिससे इस टाइनी फ्लैश को ऑब्जर्व किया जा सके। समझना ही है तो डायग्राम, एक नॉर्मल डायग्राम बना दिया कि यहाँ पर आ रहा है और इस फ्लैश को देख रहा है। कितनी बार फ्लैश हो रही है उससे पता चलता था कि हाउ मच और हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग एंड इन विच डायरेक्शन they can scatter।
ये मूवेबल डिटेक्टर है, तो ये पूरा का पूरा मूवेबल सिस्टम है, पूरा का पूरा मूवेबल, तो इसको इसलिए बोला जाता है मूवेबल डिटेक्टर विद माइक्रोस्कोप जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। तो इसको यहां से कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कलेक्ट का मतलब काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैम्बर है वैक्यूम वाला, है ना, वैक्यूम चैम्बर, ठीक। दिस इज कॉलीमीटर, कॉलीमीटर, ठीक है। कॉलीमीटर का काम एक स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करा देना, स्पीड बनाना, ठीक। ओके, ये आपकी हो गई फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल। ये आपका हो गया स्कैटर्ड एंगल, कि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रेंडमली स्कैटर्ड हो चुका है साहब, ठीक है। तो ये बन गया इसका आपका डायग्राम, और यहाँ पर इसको आप चाहो तो बोल दीजिए कि ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स, सोर्स, ठीक है, फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल्स। तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने परफॉर्म, रदरफोर्ड के अंडर में रहने वाले गीगर और मासन, इन दो एसोसिएट्स ने इन्होंने परफॉर्म किया साहब। तो देखा क्या उन्होंने कि कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। क्या ऑब्जर्वेशंस इन्होंने लिए कि ऑलमोस्ट या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए और विद वेरी स्लाइट डिफ्लेक्शन, कि ये डिफ्लेक्ट हुए लेकिन बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। दूसरा इन्होंने किया कि ऑलमोस्ट वन अल्फा पार्टिकल इन 5000 to 8000, बुक्स में वैसे 8000 जनरली लिखा होता है, 8000 ही लिख देते हैं, तो इन 8000, almost one alpha particle in 8000 shower of alpha particle was being deflected through 90 डिग्री, डिफ्लेक्टेड बोलूं या स्कैटर्ड वर्ड, क्योंकि यहां पे स्कैटरिंग चल रही है तो स्कैटर्ड बोलते थे, स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल पर। तो लगभग 7-8 हजार में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा दिख रहा था, ऐसा काउंटिंग में आ रहा था कि वो 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो पा रहा था, बाकी मैक्सिमम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन दे वर पासिंग थ्रू। थर्ड देखा, कभी कभी, है ना, बाय चांस वन अल्फा पार्टिकल was being scattered by 180 डिग्री। दैट मीन्स एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था, रिट्रेस्ड इट्स पाथ बैक, रिट्रेस का मतलब ही वापस आ जाना, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने बताए रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड हो गया साहब खुश, कहा कि ये लगा दी हमने लंका किसकी, थॉमसन की, बहुत बढ़िया साहब, तुम मेरे सही चेले चपाटे निकले हो। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि, उन्होंने कहा कि यार हुआ तो अच्छा है, तो कि ऐसा क्या हो रहा है, आपने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी। तो उसने कहा देखो साहब, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो ये है एक बहुत लार्ज व्यू में देख रहे हैं एटम ऑफ गोल्ड, या किसी भी, अंडा दिख रहा है यार, ठीक है, अब थोड़ा सा तमीजदार दिख रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज वन ऑफ द एटम, जैसे बोला कि स्फेरिकल हो सकता है हर चीज ऑलमोस्ट,
स्फेरिकल छोटी चीजें स्फेरिकल फॉर्म में हो सकती हैं, हाँ हो सकती है सर। तो कि पता नहीं स्फेरिकल ही होगा और क्या। ठीक है, तो उसने कहा कि यार तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो एक काम करते हैं, देखो उसको समझाने के लिए ऐसी कुछ चीजें लेते हैं। तो जो इस एटम से पास बाहर जा रहे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे, तो हम ऐसी ये समझाने के लिए उसने ऐसी कुछ लाइंस ली। ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अल्फा पार्टिकल्स की शावर को। ठीक है, नाम दे दिया जाए इनको, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर करने के लिए एक लाइन और दे देते हैं यहां पर। ठीक है, ये मिड की लाइन हो गई, 1 2 3 4 5, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात हो गई है ना। ओके, कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैक्सिमम बिना डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं, या डिफ्लेक्शन हो भी रहा है तो बहुत कम जाकर के डिफ्लेक्शन हो रहा है, और उनमें से डिफ्लेक्शन जो जितने दूर हैं उनमें उतना ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये उतना ही कम डिफ्लेक्शन इनके अंदर हो रहा है ना। ये वैसे एक्चुअल में डिफ्लेक्शन यहीं से शो करते हैं। ठीक है, फिर भी समझाने के लिए बता रखा है मैंने। मान लीजिए ये इस तरह से हो गया, ये थोड़ा यहीं पास में हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से ये डिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, जितने ज्यादा बैंड हो गए उसका मतलब उतना ही ज्यादा मोर डिफ्लेक्शन। ठीक, तो जो पास में आते जा रहे हैं, किसके पास में आते जा रहे हैं? सेंटर के पास में आते जा रहे हैं। सेंटर किसका? इस स्फेयर का सेंटर। तो मान लीजिए ये फिफ्थ वाला ले रखा है हमने, ये इसका सेंटर है सर। ठीक, ये पास में आ गया तो ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं बोल सकता हूं कि 90 डिग्री ऐसा होता है, उससे ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हो गया। ये भी 90 डिग्री से मान लीजिए ज्यादा पे इसको मैं डिफ्लेक्ट करा देता हूँ, ये डिफ्लेक्ट हो गया सर। ठीक है, जो नीचे नीचे वाला है ये सबसे कम हुआ, फिर उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट ये हो गया, फिर उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट ये हो गया, फिर ये और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे जैसे सेंटर के पास में आ रहे हैं डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आई कि इसमें जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, जा तो सारे ही थे, ऑल आर अल्फा पार्टिकल्स, उसमें से एक पार्टिकल कभी कभार अपने पाथ को रिट्रेस करता था, और वो जिस टाइम ये पाथ रिट्रेस होता था उस टाइम पर ये और ये तभी पॉसिबल हो पाता था जब ये सेंटर के बिल्कुल सामने, यानी कि हेड ऑन कोलिजन जैसी सिचुएशन नजर आए। तो ये बिल्कुल जब सेंटर के बिल्कुल हेड ऑन जाकर के कोलाइड वाली सिचुएशन में जाता तो पता चलता कि सेंटर से टकराए बिना फॉर ए मोमेंट इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती थी, और जीरो होने के बाद फिर ये पीछे वापस आता था, यानी कि एक बहुत कम टाइम के लिए रुकता था, रुक करके ये अपने पाथ को रिट्रेस करता था। रुकने का मतलब क्या है? कोई अगर मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी, जहां पे वो भले ही वो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड्स के लिए उसकी वो रेस्ट पे है, उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होगी उतने से ही देर के लिए, काइनेटिक एनर्जी पूरी जीरो हो जाती थी, और वो टकराता नहीं था। इसके अंदर सबसे बड़ी बात थी कि वो टकराता नहीं था और वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता था। कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन, तो इससे क्या समझ में आया? तो उसने कहा समझ में कुछ नहीं, जो तुमने बोला उसका मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो बहुत बढ़िया बात है, आपने डायग्राम बना दिया, तो आप समझाओ तो सही क्या। अच्छा देखो साहब, सबके सब बिना डिफ्लेक्शन के, इनमें भी और बनाए तो डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर की लाइन में मान लीजिए स्ट्रेट बना देता हूं, ये ऐसे स्ट्रेट बना देता हूं। तो इसमें से मैक्सिमम लाइंस जो पास हो रही है बिना डिफ्लेक्शन के, वो इस चीज को शो करती है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी और हैविंग नेग्लिजिबल मास, हैविंग नेग्लिजिबल मास या ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो एम्प्टी बोल दिया किस बेस पर? इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पर इसने अपना कंक्लूजन दिया, देना स्टार्ट किया, और वो कंक्लूजन क्या हुआ कि भाई
ऑलमोस्ट स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, अच्छा साहब, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से आपने समझाया कि कुछ पार्टिकल ही 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एक ही कभी कभी बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस करता है। उसने कहा यार अल्फा पार्टिकल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्फा पार्टिकल He+2 आयन है, यानी कि ये एक तरह का पॉजिटिव चार्ज है, और तुमने बोला कि यहाँ पे या तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे थे या बहुत कम डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसका मतलब तो यही होगा, और यहां से बिल्कुल वापस आ रहा था, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे होने चाहिए जो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सके। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगे तभी तो कहीं ना कहीं दो चीजें जैसे नॉर्थ आपस में ज्वाइन नहीं हो पाते, वो एक दूसरे से स्कैटर हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे सिचुएशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस बेस पर उसने कहा कि भाई ऑलमोस्ट all mass of an atom is concentrated at the center in terms of positive charges, कि जो भी इसका मास है, क्योंकि और जगह पे तो है ही नहीं, तो और जगह तो ये हो नहीं सकता, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे सेंटर के वहीं पर ही होंगे। तो इससे क्यों होंगे कि आप देखो ना, दूर है तो भी पॉजिटिव आने वाले पॉजिटिव पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्योंकि दूर है तो कम फोर्स लग रहा है, पास आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रू बैठ रहा है कि अच्छा साहब बहुत बढ़िया। कि और इसमें क्या हुआ कि देख लो यहाँ पर मैक्सिमम बिल्कुल जब सामने आ गया तो सारा का सारा फोर्स इस पर लग गया, रिपल्शन फोर्स लगा। रिपल्शन क्या करता है, किसी की स्पीड को स्लो डाउन करता है, इसी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खत्म होती गई। फॉर अ टाइम बीइंग ये एक मोमेंट पर आया। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन भी तो फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे दो तरह के चार्ज है, दो चार्ज है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, ये फोर्स किसके कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस एट रेस्ट है। तो जो भी इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रहा है वो स्टैटिक चार्जेस लगा रहे हैं। इसका मतलब जो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जिस जगह पे आकर के काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई अल्फा पार्टिकल की, उस जगह पे वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और फिर उसके बाद जब वो जीरो हो गया तो फिर इसके रिपल्शन के कारण ये अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर रहा है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन आ गया कि हाँ भाई यहां पर ऐसा कुछ होता है। और इस चीज को कि क्या पे इस कंसंट्रेट एट द सेंट्रल रीजन बोलता हूं उसको, सेंट्रल रीजन। और फिर उसने इस सेंट्रल रीजन को नाम दिया, एंड दिस सेंट्रल रीजन जहां पे पूरा मास है was is called न्यूक्लियस। उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार इसने कैसे नाम दे दिया हो गया कि न्यूक्लियस, मतलब ठीक है माँ बाप जैसे हमारे नाम रख देते हैं कुछ भी सोच करके, बहुत कुछ सोच करके, इसने न्यूक्लियस कैसे नाम रखा होगा। तो कभी कभी ऐसे ही मेरे माइंड में आ रहा था। तो हो सकता है इसके जो चेले चपाटी थे उन्होंने पूछा कि सर यू आर टेलिंग दैट दिस रीजन, सेंट्रल रीजन is having the whole mass of this atom. What should be this reason? So I guess he should have told this. No clues. Oh, nucleus. Nucleus नाम आ गया होगा kind of. So ऐसा कुछ हो जाता है साहब। ठीक है। So इसने ये अपनी ये सारी की सारी चीजें बता दी कि हाँ भाई इस तरीके से। अच्छा तो कि फिर इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है, तो बोल तो रहे इलेक्ट्रॉन का मास पहले ही प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए ऑलमोस्ट बोला। दूसरी चीज अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो वो तो इसको डिफ्लेक्ट करवाने से रहा, वो तो इसको और अच्छे से ही लेकर के जाएगा। और कम मासिव का ऑब्जेक्ट एक ट्रक जा रहा हो और एक साइकिल वाला हो, और वो भी साइकिल पे भी कोई बैठा हो ऐसा जो इस
ट्रक ड्राइवर को अट्रैक्ट कर रहा हो तो भैया, और ये ट्रक ड्राइवर आके बिना देखे टकरा करके निकल जाए तो इसको रोक थोड़ी लेगा। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब पूरा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेट है, तो उसने कहा फिर एटम तो कुछ शो ही नहीं करता चार्ज, तो ठीक है, तो थर्ड रिजल्ट बोल देते हैं कि सिंस होल एटम इज न्यूट्रल therefore number of electrons should be is equals to number of protons, positive charges accumulated at the center। ऐसा उसने कुछ बोल दिया और ये इसके कंक्लूजन हो गए कि हाँ भाई ये इसके मॉडल के कंक्लूजन निकल गए। अच्छा, वो डिस्टेंस जहां पर जाकर के अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है सेंटर से टकराने से पहले, उसको ही बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है? एक जब हेड ऑन क्लोजिजन यानी कि हेड ऑन लाइन के अंदर, सेंट्रल लाइन के अंदर जब कोई अल्फा पार्टिकल चले, वो पॉइंट जहां पर सेंटर से टकराए, सेंटर तक पहुंचे बिना ही, उससे पहले ही जिस पॉइंट पर उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को ही क्या नाम देते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। की किस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर पाया। So these are the conclusion of Rutherford's model alpha particle scattering experiment। I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब कुछ। कितनों को समझ में आ गया सब कुछ?